स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाउ। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए हमने। ओके तो बेटा हम इस एग्जांपल की बात कर रहे थे। तो इसका एक- लोग कितने आ गए हैं अभी तक? 9 आ गए हैं, चलें कोई बात नहीं। जी इस साइड पे नोट कीजिएगा, हम देख रहे हैं कि बेटा स्लाइड्स मैंने शेयर की हुई हैं, आप देख सकते हैं। जी यस सर। सर। ओके सो राइट वाला फ्रेम में आप देख सकते हैं कि तमाम में जस्ट वन ऐड हुआ है, लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड जो टोटल्स आप निकालेंगे उसमें ये देखना है कि जो प्रीवियस काउंट है उसमें बेटा आपने वोकैबुलरी की वैल्यू ऐड करनी है। रिमेंबर वोकैबुलरी की वैल्यू जो है वो इस कॉर्पस के लिए 1616 है, ठीक है, और ये गिवन होगी। यहाँ से हमने खुद ही कैलकुलेट कर ली, बहुत आसान है। ओके तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब क्या होगा बेटा, जो टोटल होगा इसका, अब याद रखिएगा टोटल भी चेंज होगा क्योंकि ऊपर तमाम जगह पे वोकैबुलरी की वैल्यू ऐड हुई है। अब बेटा जब आपने टोटल कैलकुलेट करना है तो याद रखिएगा टोटल जो प्रीवियस टोटल था उसमें आपने बेटा एन स्क्वायर को ऐड कर देना है। ओके और सॉरी एन वी स्क्वायर को ऐड कर देना है, एन नहीं वी स्क्वायर को ऐड कर देना है। तो ये देखिए एन हमारे पास 10,000 है जो प्रीवियस टोटल था इसका, ये देखें एन जो है दिस इज द प्रीवियस टोटल। और बेटा उसमें हमने v को ऐड कर दिया, v का स्क्वायर, तो ये 1616 वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। तो 1616 का स्क्वायर जो नया टोटल इसका n आएगा वो ये वाली वैल्यू होगी। ओके सर हमें ये एन को इतना बड़ा नंबर बनाने का क्या फायदा होगा? क्योंकि बेटा इसको डिवाइड करना है ना आपने, देखें इधर भी तो वैल्यू चेंज की है ना सबकी, तो सर उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए तो फिर n की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, वरना वो तो प्रोबेबिलिटी आपकी तो बढ़ती जाएगी। अगर आप उसको रिड्यूस भी तो उसी फैक्टर से करेंगे ना। जी सर। ये बेटा ये कॉन्सेप्ट है जी इसका। वी स्क्वेयर पूछ जी रहा था, ये वी का वी स्क्वेयर ही स्क्वायर, हमने। जी वो वी स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम जो है वो एन में आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी का स्क्वायर। ओके सो अगर हम इसी को फॉलो करते हैं यहाँ पर तो नोट कीजिएगा ये वाली वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये अब स्मूथ बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज आ गई। तो यहाँ पर जो काउंट था अब नया काउंट 9 होगा क्योंकि हमने वो 1 ऐड किया हुआ है, डिवाइडेड बाय द न्यू टोटल जो कि ये वाला है। तो इसकी बेसिस पे जब हम ये टोटल करेंगे तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी इसकी। एंड बाकी की प्रोबेबिलिटीज आपके सामने हैं, वो तमाम आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके एक जो वी स्क्वायर का मेरे ख्याल में जीशान ने जो आने का बेटा ये है कि ये जो टेबल है नोट कीजिएगा, इसकी जो डिमेंशंस है बेटा दो हैं, ये रोज इनटू कॉलम्स ये है। वही। जी जी। जी तो बेटा वो सीधी सीधी बात है कि क्योंकि हमने रो वाइज भी ऐड किए हुए हैं, हमने कॉलम वाइज भी ऐड किए हुए हैं, तो उसको सारे को बैलेंस आउट करने के लिए तो हम स्क्वायर ले लेंगे इसका, ठीक है। दो टू डिमेंशनल टेबल है तो वी भी जो है वो उतना ही टाइम्स उसमें जो है वो ऐड होगा। जी जी सर। ओके जी बेटा कोई और क्वेश्चन बताएं। तो ये एग्जांपल समझ आ गई सबको, इजीली कर लेंगे। ये जो चेंजेस आई हैं मेक श्योर आपने इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करना है। कल को कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है इस किस्म का काम करने के लिए तो ये वाला पार्ट तो बहुत आसान है। आप कहेंगे जी चलें जी यहाँ तो ऐड वन ऐड कर लें, लेकिन दीज टोटल्स यू नीड टू हैंडल दिस पार्ट वेरी केयरफुली। और इसमें क्या चेंजेस आनी हैं इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। जैसे यहाँ पर बता दिया गया है कि जो रो के जो टोटल्स होंगे उनमें आपने वोकैबुलरी की जो काउंट है वो ऐड कर देने हैं, लेकिन जो टोटल एन की वैल्यू होगी उसमें आपने वी का स्क्वायर जो है वोकैबुलरी का स्क्वायर वो ऐड करना है, ठीक है। एंड देन आप इसको जब न्यू प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर डेफिनेटली आपको पता चल गया कि इस तरह से आएंगी। ओके ये ऊपर जो है ये ऐड वन स्मूथ बायोग्राम काउंट्स हैं और जो नीचे टेबल है दैट इज ऐड वन बायोग्राम प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है बेटा। जी सर। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ओके सो ये अगेन वही बात बेटा आगे जो मैंने आपसे पहले कही थी
इस स्लाइड में ये जो वन है एक्चुअली ये है लैम्डा, वही जो याद कीजिए। और नीचे जो काउंट था वो n प्लस बी होगा, और b जो एक्चुअली है ये v है, ठीक है। ये v है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, ये वोकैबलरी है, और ये लैम्डा इन टाइम्स v है। जाहिर है जब हम ऐड वन करते हैं तो लैम्डा वन होता है, तो वन इंटू वी इज v। तो n इज द साइज ऑफ द कॉर्पस, नंबर ऑफ n ग्राम टोकन्स इन द ट्रेनिंग जो है कॉर्पस, और b जो है नंबर ऑफ बिन्स हैं। ये वही बात आ गई बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल n ग्राम टाइप्स। तो वही बात बेटा ये है कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ n ग्राम्स, ठीक है। जितनी टाइप्स हैं उनकी, अब वो भी वो जो है वो वोकेबलरी के बराबर होगी। फॉर बायोग्राम्स जैसे जिशान ने बात की थी, इट्स द साइज ऑफ द वोकेबलरी स्क्वायर, ठीक है। ये उसकी बेटा फॉर्मल आपको जो है वो रीजन बता दी गई है कि वी स्क्वायर जो है वो कहाँ से आ गया। ओके, तो ये बिन्स हैं। बिन्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एन ग्राम टाइप्स। और जो बायोग्राम्स के केस में, क्योंकि हम दो वर्ड्स का ले रहे हैं बेटा, टू वर्ड्स का, तो वो होता है जी साइज ऑफ वोकैबलरी का जो भी है वो उसको स्क्वायर कर दें, तो वो नंबर ऑफ पॉसिबल एन ग्राम टाइप्स होता है। प्रॉब्लम्स विद एडवांस स्मूथिंग, जो एन ग्राम की है, अनसीन एन ग्राम है, इज गिवन अ लो प्रोबेबिलिटी, बट देयर आर सो मेनी ऑफ देम कि टू मच प्रोबेबिलिटी मैस एक्चुअली इज गिवन टू अनसीन इवेंट्स। वही बात आ गई कि सीन इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे से हमसे ये हो रहा है कि वो आपने देखा होगा कि जो काउंट है वो सीन इवेंट्स का वो जाहिर है वो कम होता है। जो अनसीन इवेंट्स का काउंट है वो जो है वो भी बढ़ता है, वो वन से बढ़ता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, ठीक है। तो ये एडिंग वन टू लो बायोग्राम्स इंक्लूडिंग अनसीन वन बूस्ट देम टू मच, वही बात आ गई। तो जो फ्रीक्वेंट बायोग्राम्स हैं जिनकी जो सीन इवेंट्स हैं उनके केस में जैसे 8 से 9 होने में तो इतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इंक्रीज, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो लो बायोग्राम्स हैं या जो अनसीन है, जीरोज हैं, जब उनके वन ऐड किया जाता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो Laplace law actually gives far too much probability space to unseen events. This is the problem with this. So एक इसका हल ये है कि we add delta instead of one. हम इसमें कोई एक वैल्यू डेल्टा जिसे कहते हैं, विच कुड बी एनी नंबर विच इज लेस देन वन, उसको ऐड करते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ELE, एक्सपेक्टेड लाइक्लीहुड एस्टिमेट, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं जी कि हम ये अगर वन ना रिप्लेस करें, वन को रिप्लेस किसी और चीज़ से करें, मे बी वो बेटर अप्रोच हो। तो एट डेल्टा या ELE क्या अप्रोच है, तो नोट कीजिएगा, ये लिंडस्टोन्स लॉ भी इसको कहते हैं, जैसे प्रीवियसली आपने देखा, इंस्टेड ऑफ एडिंग वन एड सम अदर स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। ये भी लैम्डा ही की है, ये स्मॉल लैम्डा आई थिंक उसको यूं लिखते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये बेटा वही बात है, याद रखिएगा जो मैंने आपको कही थी, दिस इज लैम्डा एट द टॉप एंड दिस इज लैम्डा टाइप्स टाइम बी, ओके। वेयर बी रिमेंबर है वो यहाँ पर है वी स्क्वेयर, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ओके। बी जो है वो वी स्क्वेयर है, जो कि हम पिछले ये जो है बी जो होगा वो वी स्क्वेयर होगा, ओके। तो एन याद कीजिएगा, वो एन इंटू वी स्क्वेयर हमने किया था जो पिछली दफा स्लाइड में। तो दिस इज मोस्ट कॉमनली जो यूज वैल्यू डेल्टा की जो है वो 0.5 है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस तरह से चेंज होगा, आप नीचे देख सकते हो कि काउंट ऑफ वर्ड तो यही आएंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ वन हम यहाँ पर 0.5 ऐड करेंगे। तो और एन की वैल्यू वही होगी, लेकिन लैम्डा की वैल्यू जो वन की बजाय अब हो जाएगी 0.5, ठीक है, क्योंकि हमने ELE जो है उसमें हम लैम्डा को 0.5 जो है दैट इज एक्चुअली कॉमनली यूज्ड वैल्यू जो इसमें इस केस में इस्तेमाल होती है। इसी को याद रखिएगा, लैम्डा 0.5 जो है इसी को लिंडस्टोन लॉ जो है एक्सपेक्टेड लाइक्लीहुड एस्टिमेट ELE भी कहते हैं, और जेफरीज लॉ पर्क्स भी कहते हैं, जेफरी पर्क्स लॉ भी कहते हैं। सो अगेन अगेन सेम जो है वो अप्रोच है, आपने वन की बजाय जहां जहां वन था वहां पर अब आपने 0.5 ऐड कर देना है। इट इज बेटर देन एडिंग वन, बट स्टिल अगेन 0.5 अगेन इट्स
क्वाइट, जिसे कहते हैं, अगर एक नहीं तो आधी ऐड कर दें, अगेन दिस इज जिसे कहते हैं लार्ज वैल्यू। अब इसको भी बेटा याद रखिएगा, आपको इसके भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस एग्जैक्टली वही करनी है आपने जो वन के साथ की थी। और मेरे ख्याल में अब आपको फार्मूला पता लग गया है कि ये n+0.5b जो है ये इसका मतलब क्या है। कर लेंगे। जी सर। गुड। तो याद रखिएगा यहाँ पर n जो है ये, मैं दो चार स्लाइड पीछे गया हूँ आपको बताने के लिए। n जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स होंगे, यानी वर्ड। जो b होगा वो बायग्राम बिन्स होती हैं, लेकिन मोर फॉर्मली यहाँ पर बता दी कि आपको v स्क्वेयर होता है। सो नीचे आपने n+v² से इस तमाम को डिवाइड कर देना। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आके तो सिंपल ये करेंगे कि जो अगर आपको ई एल ई कहा जाए ढूंढने के लिए, मोस्ट कॉमनली हम ई एल ई कहते हैं, एक्सपेक्टेड लाइक्लीहुड एस्टिमेट। वो जो प्रीवियस आपने देखा वो एम एल ई है, ये ई एल ई है। अगर आपको ई एल ई बेटा कहा जाए तो आपने याद रखिएगा लैम्डा की वैल्यू आपने 0.5 कंसिडर करनी। ओके। तो इसको भी आप ज़रूर एग्जांपल जो है वो प्रीवियस जो आपने हमने की है, ये वाली एग्जांपल जी, यहाँ पर आप इस एग्जांपल को ये जो टॉप वाली एग्जांपल है, इसमें आप 0.5 से इन वैल्यूज को रिप्लेस करके जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है। इसको आप 0.5 रख के तो ज़रूर चेक कीजिएगा कि क्या प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। ओके। तो जहां जहां ज़ीरो है वहां वहां अब आप करेंगे 0.5, और जाहिर है फिर यहां पर भी वैल्यूज चेंज होंगी आपकी, वो आपको मैंने बेटा समझा दी है। ठीक है। सर ये तो और छोटे नंबर नहीं आना शुरू हो जाएंगे? इससे आपने करना है बेटा, फिर देखिएगा ये ऐड वन से जो प्रोबेबिलिटीज आई है ना ये वाली, उनमें और इनमें फर्क देखिएगा क्या होता है। जाहिर है ये ज्यादा आई है, ये ज्यादा है। हमारा मकसद क्या है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो। अगर जीरो ठीक था है। कहीं पे, जैसे चाइनीज के केस में ये आई है, तो हमारा मकसद ये है कि ये इतनी ना आए, इससे भी कम आए। ठीक है सर। तो ओके, ये था जी। अच्छा, नेक्स्ट इज विटन बेल स्मूथिंग। तो इसका इसका जो है अगेन अगेन ये भी स्मूथिंग टेक्निक है, इसको विटन बेल स्मूथिंग कहते हैं। इंट्यूशन वही है कि अनसीन एनग्राम इज एक्चुअली समथिंग विच जिस डिड नॉट अकर येट। यानी इसके अंदर ये कंसिडर करेंगे जो एनग्राम है, जो अनसीन है, वो हम ये करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है, कॉर्पस में कहीं ना कहीं है, लेकिन वो अभी तक अकर नहीं हुआ, यानी अभी तक उसे लेट्स से रीड नहीं किया गया या फाइंड नहीं किया गया। When this happens, it will be the first occurrence। जाहिर है वो जब भी अकर करेगा, वो एनग्राम जिसको अभी हमने अनसीन कह रहे हैं, तो वो उसकी जाहिर है फर्स्ट टाइम होगा, तो वो उसकी फर्स्ट अकरेंस होगी। सो गिवन टू अनसीन एनग्राम द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ न्यू एनग्राम, ये वाली। तो इंस्टेड ऑफ कि हम उसे वन दे दें जीरो को, या हम उसे 0.5 की प्रोबेबिलिटी दे दें, वो ये रूल ये कह रहा है, या इनकी जो टेक्निक है वो ये कह रही है कि जो अनसीन यानी जो जीरो है, जीरो जो है वो अनसीन इवेंट जो है, वो जब पहली दफा कर होगा तो उसको आप इतनी प्रोबेबिलिटी दो, वो उसके बराबर हो कि वो अनसीन एनग्राम की जो प्रोबेबिलिटी होती है फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं आने की, या सीइंग अ न्यू एनग्राम जिसे कहते हैं, उसके बराबर इसको कर दो। तो जीरो को बेसिकली वी विल चेंज दैट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ न्यू एनग्राम। दिस इज द मेन रूल हियर। और अभी हम देखते हैं कि जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ न्यू एनग्राम जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो विटन बेल स्मूथिंग की आइडिया आ गया आपको। अगेन ये स्मूथिंग ही है, इसमें ना हमने जीरो से रिप्लेस करना है, ना हमने वन से ना 0.5 से रिप्लेस करना है, बल्कि हमने ये करना है कि वो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस जो है जिस एनग्राम की बात हो रही है, जब उसे फर्स्ट टाइम अकर होगा वो, अगर यानी वो न्यू एनग्राम के तौर पे आएगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसको उस प्रोबेबिलिटी से हम रिप्लेस कर देंगे। ओके। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट।
तो सम इंट्यूशन नोट कीजिए यहाँ पर, नोट कीजिएगा ए बी सी डी एंड अदर वर्ड्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी वही रो वाइज और कॉलम वाइज हमने वही वर्ड्स लिखे हुए हैं। गौर से देखिएगा, ए और ए जॉइंटली 10 टाइम्स आ रहे हैं, ए और बी 10 टाइम्स, ए और सी 10 टाइम्स, ए और डी 0 टाइम्स। तो टोटल जो इधर आ रहा है नोट कीजिएगा वो 30 है। इसी तरह से यहाँ बी की वैल्यू भी आप देख सकते हैं 30 है। यहाँ पर सी जो है वो 300 है। ओके, तो ए सीम्स टू बी मोर प्रोमिनियस देन बी। इसका मतलब क्या है कि 30 टाइम्स ए आ रहा है लेकिन 30 टाइम्स ये बी आ रहा है, दोनों में फर्क क्या है? देख सकते हैं आप, ए के साथ ए भी आ रहा है, ए बी के साथ भी आ रहा है, ए सी के साथ भी ए आ रहा है। सी के जी, बी जो है वो ओनली सी के साथ आ रहा है, नोट कीजिएगा। इसका मतलब है कि ए तकरीबन डी के अलावा वो बाकी के कैरेक्टर्स के साथ भी ए आ रहा है, ठीक है, इसलिए ए हमें ज्यादा मिल रहा है। मतलब इसका ये मतलब है, हालांकि दोनों की जो टोटल काउंट्स हैं वो बराबर हैं। ओके, बट ए सीम्स टू बी फॉलोड बाय अ वाइडर रेंज ऑफ वर्ड्स, वही बात आ गई, ठीक है ना। बी हैज ऑलवेज बीन फॉलोड बाय सी, ये भी देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वो देखे ना कि बी आया है तो बी के बाद जो है वो सी आ रहा है, यहां पर सिर्फ 30 में आ रहा है, ठीक है। सीम्स टू बी मोर स्टबर्न देन बी, वही बात आ गई। सी एंड बी हैव सम डिस्ट्रीब्यूशन, सी और बी की यहां पर बात हो रही है, ये इन दोनों की। But we have seen 300 instances of bigrams starting with C, so there seems to be less chances that a new bigram starting with C will be new compared to B. वही बात है कि देखें हमारे पास C से ज़्यादा बायोग्राम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए चांसेस यही हैं। यहाँ पर जो बात हुई है ये वाली, अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो ये कह रहा है कि कोई अगर C से शुरू होता है बायोग्राम्स, न्यू बायोग्राम सी, तो उसके चांसेस कि वो न्यू है वो कम होंगे। हालांकि बी से जो बायोग्राम शुरू होगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे। वाई? बिकॉज बी 30 टाइम्स आया है। इसी तरह से ए के जो बायोग्राम ए से शुरू हो रहा है उसके भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सी से आने से ज्यादा होगी। अच्छा, इसको यूज कैसे करते हैं? नोट कीजिएगा, ये वही बात आ गई कि इंट्यूटिवली यहाँ पर देखें, अगेन वही टेबल है जी, ए बी सी एंड डी हियर एंड ए बी सी एंड डी ऑन दिस साइड ऑल्सो, ये वही टोटल्स हैं जो अभी हमने देखे हैं और वही फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सो ए डी शुड बी मोर प्रोबेबल देन बी डी, क्या ख्याल है? लुकिंग एट द टेबल, ए डी शुड बी मोर प्रोबेबल देन बी डी, बी डी शुड बी मोर प्रोबेबल देन सी डी, हालांकि जीरोज हैं सबके। क्यों जी? सर मगर वो बी ए के साथ आया हुआ है ना, तो इस वजह से आई थिंक कि वो उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ए डी के साथ कहाँ? नहीं, जीरो है, ये देखें, बी बी डी के सर साथ बी जीरो है। असल में इशू ये है कि क्योंकि सी से जो बायोग्राम शुरू हो रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी देखें ना 300 की जी है। सर। तो वो बात वही हो रही है कि ए डी शायद आने के चांसेस ज्यादा होंगे। वाई? बिकॉज ए सबके साथ आ रहा है, ये देखें, ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, सी के साथ भी है। इसका मतलब है चांस यही होगा कि ए जो है वो डी के साथ भी शायद दूसरों की निस्बत ज्यादा आएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो ए के डी के साथ आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरह बी जो है वो सिर्फ सी के साथ आया है, तो चांसेस हैं कि बी जो है वो डी के साथ भी आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो ए से कम होगी। वाई? बिकॉज ए बी के साथ, ए के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है, सी के साथ भी आ रहा है। सी जो है वो क्योंकि सिर्फ सी के साथ आया है तो सी भी जाहिर है वो डी के साथ भी आ सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी शायद सबसे कम होगी। तो यहां पर ये वाली बात हो रही है, और ये सिर्फ हमें पता यहाँ से चल रहा है कि ये जो ये वाली वैल्यूज जो यहाँ पर गिवन है, ये देखें गौर से आप, ये वाली वैल्यूज ए के साथ वैल्यू देखिएगा कि ए तीनों के साथ आ रहा है, सिर्फ डी के साथ ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो है। तो इसमें मतलब अभी अनसीन जो इवेंट डी है वो नहीं आया ए के साथ,
लेकिन ए के साथ आ सकता है, यानी ए डी जो है वो आ सकता है। ओके, और ए डी के आने की जो फिर प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी सबसे। वाई? बिकॉज ए के साथ भी आ रहा है, बी के साथ भी आ रहा है, सी के साथ भी आ रहा है। बी जो है ओनली वो सी के साथ आ रहा है, यहाँ पर 30 है। और सी जो है वो ओनली सी के साथ जो है वो 300 टाइम्स जो है वो आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, यही यहाँ पर बताया गया आपको। ओके, हाउ टू कंप्यूट। ये हम अभी आते हैं इसके ऊपर, विटन बेल की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। रिमेंबर हमने जो बात की थी यहाँ पर, ये वाली, ये। सो हमने करना क्या है कि हमने ज़ीरो को रिप्लेस करना है, यानी अनसीन जो हमारे पास एन ग्राम है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी को रिप्लेस करना है। अनसीन जो अभी आ रहा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, तो हमने उस ज़ीरो को रिप्लेस करना है। लेकिन कितना रिप्लेस करना है? हम उसको एक नई प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस करेंगे, और वो प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो अनसीन इवेंट पहली दफ़ा आता है, वो फर्स्ट टाइम अगर आए, तो उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब लेट्स सी कि ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बायोग्राम W1 W2, यानी ये दो वर्ड ऐसे हैं जो इकट्ठे हमने कभी भी नहीं अभी तक देखे हैं, वी हैव नेवर सीन। वी यूज TW1 से, जी हम इसको टाइम्स ये समझ लीजिए, T स्टैंड्स फॉर टाइम्स, या टोटल समझ लें W1। वो आएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग अ न्यू बायोग्राम स्टार्टिंग विद W1 एंड नंबर ऑफ डिफरेंट एनग्राम टाइप्स स्टार्टिंग विद W1, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस थिंग। तो TW1 याद रखिएगा होगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग ए न्यू ग्राम जो कि W1 से स्टार्ट हो, और ये किसके बराबर होगा जी? ये नंबर ऑफ डिफरेंट एनग्राम टाइप्स जो कि W1 से स्टार्ट होंगे। जाहिर है अगर W1 स्टार्टिंग वर्ड है तो उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे वो डिफरेंट एनग्राम टाइप्स बनती जाएंगी। तो बेसिकली सब दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि स्टार्टिंग वर्ड जो है वो W1 है। रिमेंबर हम W1 W2 की जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो हमने पहले अभी तक नहीं देखे हैं, यानी अभी तक इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है इस इवेंट के आने की। तो उसे हमने कह दिया कि दैट वुड बी TW1 से हम उसको कैलकुलेट, सॉरी डिनोट करेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कितने वर्ड्स हैं, यानी वो एन ग्राम टाइप्स हो सकती हैं जो W1 से स्टार्ट हों, या वो प्रोबेबिलिटी होगी न्यू वर्ड की, न्यू बायोग्राम की, जिसके स्टार्ट में W1 होगा। ओके, W1 ये देखें गौर से, W1 जो है ये स्टार्ट में आ रहा है, ये वन। तो उसके अलावा जी हमें NW1 चाहिए। NW1 जो नोटेशन है ये हम यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ एन ग्राम टोकन स्टार्टिंग विद W1। तो कितने एन ग्राम टोकन हैं जो W1 से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, ये नहीं है कि कॉर्पस में कितने जो हैं वो W1 जो हैं वो टोकन्स हैं, बल्कि टोटल नंबर ऑफ टोकन्स जो कि W1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, ये वो हैं NW1। तो अब ये देखिएगा कि ये है वो प्रोबेबिलिटी जो हम असाइन करेंगे किस तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल अनसीन वर्ड्स गिवन पहला वर्ड W1 है, इसका मतलब है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले W1 आ रहा है और उसके बाद लेट से अननोन आ रहा है, अननोन लेट से X है, हमें नहीं पता वो X कौन सा वर्ड होगा। तो ये बेटा ये वो है जो जिसकी हमने बात की थी कि शुरू वाला जो पहला वर्ड है यहाँ पर, सीइंग ए न्यू बायोग्राम, ये एक नया बायोग्राम है जिसके स्टार्ट में W1 है। ये इसके बराबर होगा T ऑफ W1 डिवाइडेड बाय N ऑफ W1 प्लस T ऑफ W1, और ये फॉर ऑल अनसीन इवेंट्स के लिए ये अप्लाई होगा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो हम असाइन करेंगे जीरो से, जिसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ। ठीक है, फॉर ऑल अनसीन वर्ड्स गिवन के पहले जो वर्ड है वो W1 आया है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें? अब ये जितने फॉर्मूला हैं अनफॉर्चुनेटली आपको याद रखने पड़ेंगे जी। ये याद रखिएगा, आपको ये गिवन नहीं होंगे एग्जाम में, क्विज में, या जिसे कहते हैं असाइनमेंट में। ये आपने इनको किसी तरीके से समझना है अच्छे तरीके से, और इनको जहन में भी रखना होगा आपको। तो रिमेंबर विटन बेल स्मूथिंग यही है कि हमने जो फर्स्ट टाइम जो न्यू बायोग्राम आया है
उसको कितनी प्रोबेबिलिटी देनी है, जो इनिशियली जीरो काउंट आ रहा है। तो जीरो काउंट को हम रिप्लेस करेंगे विद दिस मच प्रोबेबिलिटी के TW1 डिवाइडेड बाय NW1 प्लस TW1। व्हाट इज TW1? नोट कीजिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग ए न्यू बायोग्राम ये है, TW1 इसके बराबर होगी। एंड व्हाट इज NW1? NW1 जो है वो जो भी W1 से टोकन स्टार्ट होते हैं वो होंगे। एंड दिस इज हाउ वो प्रोबेबिलिटी जो है वो यूं कैलकुलेट होगी। लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, एक और चीज़ देख लीजिए, क्योंकि हमने दिस प्रोबेबिलिटी मैथ्स जो है, जाहिर है ये जो वो प्रोबेबिलिटी होगी जो कि एक न्यू अनसीन की होगी। लेकिन हमने अभी अनसीन जितने भी हैं उनको तमाम को ये जो है वो प्रोबेबिलिटी मैथ्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने इक्वल पार्ट्स में। यानी जहां जहां भी वो W1 पहले है, उसके बाद कोई भी दूसरा समझ लें आ जाए, तो कोई भी वर्ड आ जाए लेकिन स्टार्ट में W1 हो, तो हमने उन तमाम जगहों पर ये जो भी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकालेंगे, ये वाली, हम इसको उन तमाम जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जहां जहां पर भी W1 जो है वो फर्स्ट जो है वो टोकन के तौर पे आया है। तो इसके लिए हम ZW1 लेंगे जी। ये देखें, ये टोटल नंबर ऑफ अनसीन एनग्राम्स हैं जिनके स्टार्ट में W1 है। लेट्स कॉल देम ZW1, लेकिन स्टार्ट में W1 है। तो ZW1 जो है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखें। दिस इज वोकेबलरी माइनस T ऑफ W1। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास जो यूनिक वर्ड्स हैं जो वोकेबलरी के अंदर माइनस कर देंगे T ऑफ W1, वे T ऑफ W1 जो है वो है probability of seeing a new diagram starting with W1। ये आपने जो है वो T1 NW1 ये जो है और ZW1 ये जहन में रखने हैं। सो द एक्चुअल अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी दोनों वर्ड्स की, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 गिवन W1 के फर्स्ट वर्ड W1 है, सेकंड वर्ड W2 कोई भी आ सकता है, वो जो है उसके लिए फिर ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप यूज करेंगे। ओके, तो रिमेंबर ये जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था ये वाला फॉर्मूला रिमेंबर ये था फॉर ऑल अनसीन इवेंट्स। तो एग्जैक्टली सेकंड पार्ट इसका वही है, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आपने 1/ZW1 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड दिस इज फॉर ऑल अनसीन इवेंट्स। ओके, एंड फॉर ईच सीन इवेंट जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी वो निकलेगी CI, वेर CI जो है वो काउंट होगा उस वर्ड का, और उसको हमने N+T से डिवाइड कर देना है। तो ये है जी सीन इवेंट्स की जो है वो प्रोबेबिलिटी है, ये इस तरह से निकलेगी। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। ये देखें, ये एग्जांपल आपको वो सारे फार्मूला जो हैं वो बेसिकली समझा देगी। तो काइंडली पे अटेंशन हियर। बेटा मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी सर। यस सर। Yes, sir. कोई अभी तक क्वेश्चन बेटा? No, sir. ओके, सो टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। और ये अभी तक जो हमने फार्मूला डिस्कस किए हैं ये इट विल एक्चुअली गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन, आप बड़े आराम से समझ लेंगे। तो अगेन ये वही हमारे पास जो है वो टेबल है जो याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। इधर डी तक वैल्यूज हैं। टोटल नंबर ऑफ सीन टोकन्स जो हैं वो 30 हैं जी। टोटल नंबर ऑफ, नोट कीजिएगा आगे जो दी हुई है वो सीन टाइप्स भी 3 हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टोकन्स नोट करेंगे कैसे आएंगे, 10 + 10 + 10, ये तो आपको समझ आ रही है। लेकिन नंबर ऑफ सीन टाइप से क्या मुराद है कि ए के साथ आया है, बी के साथ आया है, सी के साथ आया है, डी के साथ नहीं आया। तो सीन टाइप्स वही आ गई कि 3 जगह पर ए जो है 3 वर्ड्स के साथ आया है। आई होप आप समझ रहे हो। और ZW1 क्या होगा, नंबर ऑफ अनसीन टाइप्स। जाहिर है ए जो है वो डी के साथ नहीं आया, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसी तरह बी की तरफ देखेंगे तो बी टोटल काउंट जो है वो 300 है, ये तो नंबर ऑफ ये वाला आ गया।
सीन सिर्फ एक है इसमें, वाई वो सी के साथ भी देखें, सी के साथ आ रहा है, तो जाहिर है बाकी की जो 3 है वो अनसीन है इसके लिए। इसी तरह सी को देखिएगा, ये 300 टाइम्स आ रहा है, 300 ये आ गया। इसी तरह से सी जो है इसके लिए सीन 1 होगा और अनसीन जो है वो भी 3 होंगे। आई होप ये तो आसानी से आप समझ लिया, आपने समझ लिया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटा इसमें? नो सर। ओके तो अब ये देखिएगा, तो हमने याद कीजिए जो बात प्रीवियसली की थी, तो पिछली स्लाइड में मैं आपको ये वाली बात नोट कीजिएगा, नंबर ऑफ ऑल अनसीन वर्ड्स गिवन W1 जो है वो इसके बराबर होगा। तो दिस इज TW1 डिवाइडेड बाय NW1 प्लस TW1। तो यहां पर देखिएगा, ऑल अनसीन बायोग्राम स्टार्टिंग विद ए विल शेयर ए प्रोबेबिलिटी मैस, क्या वही वाला फॉर्मूला लगाना बेटा आपने यहां पर जो हमने वहां देखा था, T(W1). तो क्योंकि वो ए जो है वो W1 है, स्टार्ट हमने बेटे यहाँ कह रही है स्टार्टिंग विद ए का मतलब है कि जो W1 है हमारा वो ए है। ओके, W1 ए के बराबर है, फर्स्ट वर्ड जो है वो ए से शुरू हो रहे हैं तमाम वर्ड्स। तो T ऑफ W ए डिवाइड N ऑफ ए प्लस T ऑफ ए, तो T ऑफ ए नोट कीजिएगा, ये देखें T ऑफ ए की वैल्यू ओवर N ऑफ ए, ये देखें N ऑफ ए ये वाली वैल्यू है, प्लस T ऑफ ए, वो आपको पहले पता है कि T ऑफ ए ये वाली वैल्यू, दिस विल बी 0.091। इसी तरह से आप यहां बता सकते हैं कि अब हम अगर ये ऑल अनसीन थे, ये है प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल अनसीन। इसी तरह से ईच अनसीन के लिए याद कीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये ऑल अनसीन के लिए बेटा ये है, गौर से देखना है जी आपने, और ईच अनसीन के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला है ये। ओके, फॉर ईच अनसीन ये देखें, ईच वहां पर फॉर ऑल था बेटा, यहां पर ईच है, ईच के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो ईच अनसीन के लिए आपने ये करना है कि एग्जैक्टली यही उठानी है वैल्यू यहां पर, गौर से देखो, और उसको आपने बेटा मल्टीप्लाई कर देना विद 1/ZA, जैसा कि बेटा यहां पर ये 1/ZW1 दिया हुआ है। ओके, ये देखें, तो वंस यू हैव डन दिस, ये Z/A आएगा बिकॉज हम A से स्टार्ट हो रहे हैं। तो A/Z ऑफ A बेटा ये है। ओके, Z ऑफ A बेटा ये होगी 1, तो ये मैं इधर ड्रॉ कर दूं आपको 1, ये 1/1 आ जाएगा, और वो हम ऊपर बेटा कैलकुलेट कर चुके हैं ये वाली वैल्यू सारी, तो बेटा ये इसके बराबर आएगी। तो मेरे ख्याल में अब आपको पता चल गया कि ऑल अनसीन बायोग्राम्स की प्रोबेबिलिटी इसके बराबर लेनी है, और ईच की जो प्रोबेबिलिटी अनसीन की आएगी वो इसके बराबर होगी। सिमिलर फैशन अगर हम चलते जाएं इसी तरह से, अगर हम बी के निकालना चाहें, तो वो तमाम वर्ड्स जो अनसीन अभी तक बायोग्राम्स हैं जिनके लेकिन स्टार्ट में बी आएगा, उनकी प्रोबेबिलिटी होगी अगेन सेम फॉर्मूला, दिस वन, इस दफा बी को इधर बी को रिप्लेस कर देंगे जी, ये 1/30 + 1 है। टी ऑफ बी नोट कीजिएगा, टी ऑफ बी दिस वन, ओके, एंड एन ऑफ बी, दिस इज एन ऑफ बी विद प्लस टी ऑफ बी ये है। तो दिस इज द वैल्यू फॉर ऑल, लेकिन ईच अगर आपने निकालनी हो बी के साथ, तो बी के साथ जो है वो आप ए के भी निकाल सकते हैं, सी के भी निकाल सकते हैं, डी के भी निकाल सकते हैं, इवन बी के भी निकाल सकते हैं, ये चारों की आप निकाल सकते हैं। तो वो नोट कीजिएगा, ए के आने की प्रोबेबिलिटी होगी ये वाली 1/Z ऑफ बी, और Z ऑफ बी आपको गिवन है ये है जी Z ऑफ बी ये वाला, और अबव से आप वही वैल्यू ले लेंगे जो ऑल सीन के लिए है, and you will find the same value for all biograms. And moving it to the same fashion, आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर हमने C के साथ वैल्यू लेनी है, तो C के साथ वैल्यू हम all unseen events की अगर हम निकालना चाहें, थर्ड वन C, तो C की तमाम वैल्यूज इधर गिवन हैं जी,
तो ये होगी टी ऑफ सी टी ऑफ सी जो है वो ये है 1 एंड डिवाइडेड बाय एन ऑफ सी, एन ऑफ सी ये है 300 और प्लस 1, 1 ये है बेटा, ये वाला जो ऊपर हमने लिया हुआ, दिस इज 0.0033। एंड सिमिलर वे में अगर हम उन तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें जिनके स्टार्ट में सी आएगा लेकिन वो सारे अभी अनसीन बायोग्राम्स हैं, अभी हमने देखे नहीं है लेकिन शुरू में सी का वर्ड आ रहा है, उन तमाम की प्रोबेबिलिटी आप ए के साथ जो है वो बड़े आराम से 1/0 सी, ये वाला पार्ट हम ऊपर निकाल चुके हैं, कॉमन है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ से ही आएगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर ली, 1/z से मल्टीप्लाई कर देगी और z ऑफ c जो है वो ये वाली वैल्यू होगी, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिए जी आपके लिए। सिमिलर वे आप देखेंगे कि तमाम अनसीन बायोग्राम जो सी से शुरू हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी, इसी तरह से वो तमाम बायोग्राम्स जो बी से शुरू हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी। और आप देखेंगे अगर हमने यहाँ पर ए से वैसे बायोग्राम्स जो हैं वो सिर्फ हमने डी वाला निकाला हुआ, नोट कीजिएगा हमने बाकी के नहीं निकाले हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए जो है वो आप भी कैलकुलेट करेंगे तो सबके लिए आप देखोगे कि यही प्रोबेबिलिटी जो सेम है ही वो है। आपको जी यही है बेटा, क्योंकि यही फॉर्मूला सबके लिए इस्तेमाल करना है आपने। ओके तो आई ओके सर। थिंक अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने स्मूथिंग के अंदर कितनी जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट वैसे सोल्यूशन है उसका। तो पहले हम निकालेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल अनसीन इवेंट्स, ये पहले हम निकालेंगे जी नंबर 1, और उसके बाद इसी को यूज करना है हमने प्रोबेबिलिटी फॉर ईच अनसीन इवेंट, क्योंकि यहां पर ये वाली टर्म यूज हो रही है, ये पहले ऑल है, ये फॉर ऑल अनसीन इवेंट्स है, इसको जस्ट आपने डिवाइड कर देना है विद 1/ZW1 एंड यू विल गेट योर आंसर। अभी हम इसकी तरफ नहीं आए हैं कि सीन इवेंट्स की क्या होगी, इसकी एग्जांपल अभी बाद में आएगी तो उसमें उसको डिटेल से देखते हैं। अभी एक और एग्जांपल आएगी जिसमें इतना आसानी से ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, वहां पर हम देखते हैं हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हमारे पास जी टाइम रह गया जी 49 हो गए हैं, 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो अगली जो एग्जांपल इंशाल्लाह वो हम कवर कर लेंगे जी, तो ताकि इस जो टॉपिक है इसको आज फिनिश करें जी। 10 मिनट्स है, सॉरी 1 मिनट आ गया जी, प्लीज़ आप कनेक्ट कर लीजिए फॉर 10 मोर मिनट्स के लिए ताकि हम इस टॉपिक को वाइंड अप करें। थैंक यू।